हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव यानी पॉजिटिविटी, नॉर्मेटिव यानी नेगेटिविटी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ उसका नहीं है। हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग एनी डिफरेंस बिटवीन एनीथिंग एल्स। ओके, तो यहाँ पे भी हमने बेसिस लिए हैं। सबसे पहला बेस हमने लिया यहाँ पे मीनिंग का, एज सब में मीनिंग ही आता है सबसे पहला बेस और एग्जाम्पल, ये दो कॉमन रहते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता है कि मैं उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करूंगा, मतलब उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए उससे डील करूंगा। लेकिन नॉर्मेटिव कहता है कि उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए वहां पे उससे। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। पॉजिटिव कहता है क्या है, नॉर्मेटिव कहता है क्या होना चाहिए। क्या है, क्या होना चाहिए, बहुत डिफरेंस है। क्या है मतलब कि वहां पर क्या है, और क्या होना चाहिए, एज यू नो। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब पता चला कि व्हाट इज देयर, एंड नॉर्मेटिव व्हाट ought या शुड बी देयर रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिर आया सेकंड बेस हमारा वेरिफिकेशन का। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं जबकि नॉर्मेटिव को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्ट्स पर बेस्ड है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारे ओपिनियंस या अजम्पशंस पर बेस्ड है। ठीक है, ये हमारा सजेशन का पॉइंट। फिर आया हमारे पास फोर्थ पॉइंट, वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट, पॉजिटिव के पास कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है जबकि नॉर्मेटिव के पास है। एग्जाम्पल, पॉजिटिव इकोनॉमिक कहता है कि इंडियन इकोनॉमी के प्राइसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली राइज हो रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी के जो प्राइस है वो क्या हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली राइज हो रहे हैं। तो नॉर्मेटिव का मैंने इसी से रिलेटेड ले लिया पॉइंट, क्या कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइस। जो इंडियन इकोनॉमी का जो राइज हो रहा है प्राइस, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, तो वो हमारा कहलाएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा क्या, वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स के वाइटल कंपोनेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के वाइटल कंपोनेंट्स क्या है, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्राइस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। प्राइस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक मिनट रुकिए बेटा, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे आपका प्राइस नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। गलती से लिख दिया है यहाँ पे प्राइस, यहाँ कर लीजिए थ्योरी। पहला है आपका वाइटल कंपोनेंट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी क्या कहती है, ये कहता है कि एक रेशनल कंज्यूमर, यानी कोई भी एक कंज्यूमर है। कंज्यूमर कौन होता है, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। और प्रोड्यूसर क्या कौन होता है, जो प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज को। तो एक रेशनल कंज्यूमर को ना अपनी सारी की सारी इनकम को एलोकेट यानी इस्तेमाल कर देना चाहिए। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो इस्तेमाल, या फिर पूरी की पूरी जो इनकम है उसको लगा देना चाहिए किसके ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की परचेजिंग पर। डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की परचेजिंग पर एक एम के साथ। क्या एम होना चाहिए उसका, उसका एम होना चाहिए कि वो अपनी जो उसकी सेटिस्फेक्शन है, जो उसकी सेटिस्फेक्शन है उसको वो मैक्सिमाइज कर सके, यानी कि पूरा कर सके। उसके उस एम के साथ वो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को क्या करे, बाय करे, परचेज करे और अपनी इनकम को स्पेंड करे। लेकिन सेम चीज आती है कि प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या कहता है, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या कहती है। ये थ्योरी कहती है कि एक रेशनल प्रोड्यूसर को
डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना करना है। क्या प्रोड्यूस करने से मतलब क्या है, हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, एक होता है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है हमारे पास कैपिटल गुड्स। ठीक है, जो कंज्यूमर गुड्स है वो प्रेजेंट की नीड को सेटिस्फाई करता है, प्रेजेंट नीड्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, जबकि कैपिटल हमारी फ्यूचर की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। कंज्यूमर करता है प्रेजेंट की नीड और कैपिटल करता है फ्यूचर की नीड को सेटिस्फाई। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर कहता है कि प्रोड्यूसर को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितना करना है। अब आप कहोगे सर ये टॉपिक बहुत बोरिंग है। बेटा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जो भी टॉपिक्स थे हमारे सिर्फ यहाँ तक था, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तक आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये टॉपिक करा रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं भी नहीं कराता ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो रेशनल मैने प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या कहते हैं कि रेशनल मैनेजमेंट को क्या कर लेना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए कि कितना प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, और एक एम होना चाहिए उसका, एक एम होना चाहिए उसका। क्या एम होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, जबकि कंज्यूमर बिहेवियर कहता है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, लेकिन प्रोड्यूसर का क्या मेन मोटिव है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। इस वे में उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके और उसका लॉस ना हो। इस वे में उसको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे गुड्स को और क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। फिर हमारी लास्ट आता है इसमें वाइटल कंपोनेंट में, जो कि है हमारी थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस से आपको पता चल रहा होगा क्या कि ये प्राइस की डिटरमाइन करता है। ये क्या करता है, मतलब ये हमें बताता है कि हमें प्राइसेस को, मतलब जो प्राइसेस है वो मार्केट में कैसे डिटरमाइन हो रहे हैं। इट टेल्स हाउ प्राइस आर डिटरमाइंड इन द मार्केट। ठीक है, आगे चलें तो हमारे पास आए वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके सामने है ये। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, किसमें आती है, ये किसका अदर नेम है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये आ रहा है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि कैसे इक्विलिब्रियम जो है वो स्ट्रक हो जाता है। हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे स्ट्रक हो जाता है एएस और एडी पे। एएस होता है एग्रीगेट सप्लाई और एडी होता है एग्रीगेट डिमांड। फिर आया थ्योरी ऑफ डिस इक्विलिब्रियम। थ्योरी ऑफ डिस इक्विलिब्रियम, बेटा मैं आपको बता दूं एक बात, ये जो भी वाइटल कंपोनेंट्स है ना, ये आपके एक एक चैप्टर मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स के अंदर से है ये। जैसे कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आता है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई से है। यहाँ पे अगर हम देखें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये आपका चैप्टर नंबर 2 से आ जाता है। प्राइस वाला आपका कहाँ पे आएगा, 13th चैप्टर में आएगा। ठीक है, वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो में देखिए तो ये आपका एग्रीगेट सप्लाई डिमांड से बता दिया। थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम कहाँ से आएगा आपको मैं बताता हूँ अभी। थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर आपका इनकम जनरेशन वाले टॉपिक से आ जाएगा। फिस्कल और मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो कहाँ से आ जाएगा आपका, और भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है। मनी सप्लाई क्रेडिट क्रिएशन आपका मनी चैप्टर और बैंकिंग वाले चैप्टर से आ जाएगा। गवर्नमेंट बजट आपका गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर से, और एक्सचेंज रेट आपका गवर्नमेंट एक्सचेंज सॉरी फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर से आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखें तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है आपके, जो मतलब कंपोनेंट्स लिए गए हैं वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स में से है। तो थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो ये बताता है क्या कि हाउ डिपार्चर फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट कॉजेज इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, कि कैसे एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है मतलब जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का आउटपुट है वो कैसे इन्फ्लेशनरी गैप को क्रिएट करता है और डिफ्लेशनरी गैप को क्रिएट
करता है। थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर, थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर आप बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, मतलब कैसे इनकम जनरेट होती है। अब देखिए, अगर हम तो थ्योरी ऑफ मल्टीप्लाई बताता है, क्या एनालाइज करता है, ये बताता है कि प्राइस ऑफ इनकम जनरेशन इनटू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ठीक है, फिर आई फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्या करता है, ये रिलेट करता है किससे, बजटरी मेजर और मॉनेटरी मेजर से, टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को पूरा करने के लिए। क्लियर है, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को क्रिएट मतलब जो है उसको करेक्ट करने के लिए, जो क्रिएट हो चुका है थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम से। फिर आया आपका मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन, ये क्या बताता है, ये कंपोनेंट्स बताता है मनी सप्लाई के, जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, सबसे पहला चैप्टर ही मनी होता है तो उसमें आप पढ़ोगे, और कैसे कमर्शियल बैंक एंड टू मनी सप्लाई थ्रू क्रेडिट क्रिएशन, और मनी सप्लाई कैसे क्रिएट की जाती है क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू। ठीक है, ये भी आप, ये क्रेडिट क्रिएशन वाला आप बैंकिंग में पढ़ोगे। ओके, बैंकिंग में इसकी पूरी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 4 या 5 नंबर में आपका आता है। फिर आया गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट का ये फोकस करते हैं किस पे, मेजरमेंट और इम्पैक्ट के ऊपर, किसके, बजटरी डेफिसिट्स जो हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, फिर आया लास्ट हमारे पास एक्सचेंज रेट और बीओपी, एक्सचेंज रेट मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये एनालाइज क्या करता है कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन हो रहा है इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर, और कैसे बीओपी यानी कि बिल्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है, क्या इम्पैक्ट कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लेवल को इकोनॉमी के अंदर, मतलब इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल है उसको इम्पैक्ट करता है कैसे, बिल बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको हम स्टडी करेंगे। यहीं पे आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर और न्यू चैप्टर, दैट इज central problems of the economy, chapter number 2 of microeconomics. Thanks for watching this video. If you are new to my channel, please subscribe it now. If you like my video, please give us a thumbs up and stay safe at your home. Stay safe.